नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य भटनागर और आपका स्वागत करता हूं आपके लिए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने अब से 2 या 3 दिन पहले एक टीज़र डाला था जिसे देखने के बाद मेरे व्यूअर्स की मुझको कॉल भी आई, आखिर कौन है धीरज सिंह राणा। तो दोस्तों, आज धीरज सिंह राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम आपसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, आपके बारे में जो हमने टीजर डाला उसमें बहुत से मुख्य पॉइंट थे, मुख्य बिंदु थे जी। तो आप सबसे पहले आप खुद को बताइए कि आप खुद को किस रूप में देखते हैं, आखिर क्या आप सोचते हैं कि कौन है धीरज सिंह राणा। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना निजी जीवन का प्रश्न है तो मैं एक वर्तमान में जीने वाला इंसान हूँ और निजी जिंदगी जो है बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई है, लेकिन आज फाइनली आज इस मुकाम पर हैं कि जो भी है बिल्कुल ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सर, हम आपके बारे में हमने सुना है कि आपने 13 साल तिहाड़ जेल में काटे हैं। तो सर, आपने हमें ये बताया था जब हमने आपके बारे में स्टडी करा, तो आपका जो जीवन है चुनौतियों से भरा रहा। आपने तिहाड़ जेल में वह समय काटा, तो ऐसा क्या रहा कि आपको वहाँ पे ये समय व्यतीत करना पड़ा? देखिए, 13 साल पहले 2001 में एक मर्डर केस में, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मर्डर केस में एक हुआ था, तो उसमें हम लोगों का नाम आया था, जिसमें 3 मुख्य आरोपी बनाए गए थे पुलिस की तरफ से और टोटल एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया था जिसकी आप देखेंगे तो कि जिसने लगभग 11 लोगों की जीवन ही खराब कर दिया था। और 13 साल बोलने में तो बहुत आसान है कि हम लोग बोलते हैं कि 13 साल हो गए, लेकिन अगर आप हम एक रूम के अंदर भी बैठ के देखें तो एक दिन भी काटना जो है मुश्किल होता है। तो 13 साल अपने आप में बहुत बड़ा होता है। अच्छा, जैसे अभी हम आपके साथ बैठे हैं तो अभी हमें ऐसा तो नहीं कुछ लगा, बहुत प्यार से हमसे बात कर रहे हैं, है ना, और हमें ऐसा भी नहीं लगा कि भैया हमें धीरज सिंह राणा से डरने की कोई जरूरत है, वो 13 साल काट के आए हैं। अच्छा, आपका स्वभाव शालीन है, तो मुझे आप ये बताइए कि 13 साल कैसे आपने इस चीज को, इस समय को व्यतीत करा? देखिए, जहाँ तक स्वभाव की बात है तो ईश्वर का दिया हुआ एक मतलब उपहार है जी। और जहाँ तक जेल की बात है, तिहाड़ जैसी जेल की बात है, तो मैं आपको बताऊंगा कि तिहाड़ में रहना जी और जैसा अपना मेरा स्वभाव है उसको एडजस्ट करना तिहाड़ जेल में, वो एक बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा। हाँ। अच्छा, आप हमें बताइए ये तिहाड़ जेल है क्या? देखिए, तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर एक जेल है जिसका नाम तिहाड़ है। वो करीब 500 एकड़ एरिया में बनी हुई है। हम तिहाड़ एक कैंपस है पूरा जिसमें 10 सब जेल हैं जी। और दिल्ली स्टेट के अंदर जो वो स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी जेल में आती है जी। अच्छा, जब आप जेल से बाहर आए जी, उसके बाद बहुत से उतार चढ़ाव आपने जीवन में अपने देखे होंगे, स्वाभाविक है जी। तो उस टाइम खुद को स्टेबल करना या ये बताना कि मैं ही धीरज सिंह राणा हूँ, है ना, मैं बाहर आया हूँ अभी, तो वो किस तरीके से आपने किस तरीके से समाज के सामने खुद को एक्सप्लेन करा? देखिए, बहुत मुश्किल हुई। आप देखेंगे तो एक जो समाज है हमारा, समाज के अंदर एक जेल से आया हुआ व्यक्ति है, उसको एडजस्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है जी। पहली बात तो लोग भरोसा करते हुए झिझकते हैं जी। भरोसा मतलब अगर हम किसी व्यापार में जाते हैं या किसी सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लोग भरोसा करते हुए झिझकते हैं कि यार पता नहीं ये आदमी किस स्वभाव का होगा, किस दिमाग का होगा, वो उसके साथ कोई ऐसा शब्द ना बोल दें कि वो बुरा मान जाए जी। तो ये चीजें आती हैं। अच्छा, लोग आपसे डरते हैं? नहीं, डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, मतलब आपने कहा डरना नहीं चाहिए, मैंने पूछा डरते हैं हाँ या ना? नहीं, डरना नहीं डरते। नहीं डरते, इसलिए नहीं डरते क्योंकि देखिए अपना स्वभाव ही किसी को डराने का नहीं है और नहीं हम चाहते कि कोई हमसे डरे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आपने कहा कि एमपी का एक केस था, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। देखिए, विस्तार से मैं आपको बता दूं कि वो एक मतलब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा काम हुआ जी जिसकी वजह से एक पूरा षड्यंत्र था, पता नहीं किसका था, आज तक नहीं पता चला जी। और एक लंबा पीरियड 13 साल का जो जुडिशरी में चला, केस चला। आप देखेंगे कि 13 साल लगातार केस चलने के बाद जी कोई सजा नहीं हुई। 13 साल के बाद डिसीजन आया। हाँ, और आप खुद समझिए कि बिना डिसीजन के ही 13 साल जेल काटनी पड़ी, बिना किसी दोस्त के 13 साल जेल काटनी पड़ी जी। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे व्यूअर के जी। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि इतना लंबा टाइम आपने कैसे काटा? देखिए, बहुत मुश्किल था और पहले 6 महीने तो अपने आप को उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने में ही लग गया, लेकिन फाइनली मन को शांत किया, मन को समझाया कि भाई ईश्वर का दिया हुआ ये भी एक जी उपहार है, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिस स्थिति में रखा है उसमें रहना पड़ेगा जी जी। तो हमें हिम्मत नहीं आ रही। और अच्छा, 13 साल आपने बताया कि केस चला, कोई डिसीजन नहीं आया, तो
इतना जो लंबा जो ये जो प्रोसेस आपके बीच रहा, निर्णय नहीं आ रहा है, लगातार आप कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काट रहे हैं, तो इस बीच आप खुद को गुनहगार महसूस कर रहे थे या आपको ये लग रहा था कि भाई मैंने तो कोई जुर्म करा ही नहीं, तो मैं क्यों? देखिए, गुनहगार तो नहीं करेंगे, क्यों गुनाह करेंगे तो गुनहगार महसूस करेंगे। जब कोई गुनाह ही नहीं किया है तो गुनहगार। कहा जाता है कि अगर किसी को जो गुनाह नहीं करा है ना, उसकी सजा मिल रही है तो उसके अंदर खुद एक द्वेष पैदा होता है। तो आपने क्या अपने अंदर सोचा है? और आपको मैं बताऊं कि मतलब जब आपको एक मतलब कोई आरोप लगा दिया जाता है तो आपको वो सिद्ध करना है कि वो आरोप मेरे ऊपर झूठा लगाया गया। देखिए, आपने एक चीज ये कही कि भाई कोई डिसीजन नहीं आया। आपकी जो जीवनी को हमने जब स्टडी करा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिसको मैंने अंडरलाइन करा, कि आपको खतरनाक आतंकवादियों के साथ रखा गया। हाँ, 13 साल खतरनाक। 13 साल मतलब जिसने जुर्म नहीं करा उसको खतरनाक आतंकवादियों के साथ कैसे रखा जा सकता है? देखिए, जेल मैनुअल्स के हिसाब से वो लोग उसको एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से, जेल सुप्रिटेंडेंट वगैरह। तो उनकी अपनी पॉलिसी है किसको कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। तो जिस जोन में हमें रखा गया था वो हाई सिक्योरिटी जोन कहलाता है, जहाँ पर मैक्सिमम जो है वो आतंकवादी होते हैं। उसमें कुछ कश्मीरी, पाकिस्तानी, कुछ पंजाब की साइड के थे, तो सब लोग आतंकवादी थे। उसमें आपसे जो आप व्यवहार था आपको उनके साथ, वो कैसा था? आपका कोई दोस्त बना था? देखिए, दोस्त तो नहीं होता आतंकवादियों के साथ हमारी। किस बात की दोस्ती? हाँ, नहीं, आपने ये कहा कि अलग अलग सेगमेंट्स के लोग होते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जेल का जो वातावरण होता है, आप कैसे किसकी तरह, मतलब क्या आप किसी के साथ वहाँ पे फ्रैंक हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा वातावरण आपको वहाँ पे मिलता है? ऐसे कम लोग होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग जेल के अंदर वो कुछ ना कुछ क्राइम करके आते हैं, कमर्शियल क्राइम होता है, तो उनके माइंडसेट भी उनका उसी तरीके से बनता है। आप अगर कमर्शियल क्राइम करके आ रहे हैं, पैसे के लिए कोई क्राइम कर रहे हैं, तो वो उसी दिमाग का बंदा होता है, तो उनके साथ अपनी कैसे पटेगी? नहीं पट पाएगी। बिल्कुल। आपने इनके बारे में आप सुन रहे हैं, और दोस्तों बहुत ही ये एडवेंचरस इनकी लाइफ रही है, आपकी जो लाइफ बहुत एडवेंचरस रही है। एक क्वेश्चन आपसे है कि मिस्टर शेर सिंह राणा जी, वो आपके साथी हैं? देखिए, साथी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं। जी, बड़े भाई की तरह हैं। तो उन्होंने आज तक के इतिहास में कि तिहाड़ जेल से कोई नहीं भागा जी, है ना, लेकिन उनके बारे में हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया। उसके बारे में आप हमको कुछ बताइए। देखिए, अंजाम दिया इसको तो हमें सोचना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक बात पे विचार करना पड़ेगा कि आखिर भागना क्यों पड़ा? किस लिए भागे? जी, क्या वो इंसान अपने लिए भागा, अपने बचाव के लिए भागा? नहीं। अच्छा, जो आप जैसे आपने कहा कि आपका नाम है धीरज सिंह राणा, जो राणा होते हैं उनमें एक राजपूती शान होती है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आपने अपनी शान को किस तरीके से बरकरार रखा, यानी कि आप खुद को कैसे देखते थे? देखिए, वहाँ सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल के अंदर क्या है कि आप जब आदमी एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। उसको मतलब कुछ भी काम करना होगा तो परमिशन की जरूरत होती है जी, और परमिशन जेल नियमों के अनुसार ही उसको मिलती है जी। तो आपको बताऊं कि मतलब उस टाइम को काटना अपने आप में, तो रात को सोने के लिए लोग टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो जेल में ये सब चीज़ें कैसे पहुँच जाती हैं? सब चलता है, सब स्मगलिंग अपने अपने लेवल पर होती है, करते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए, जो नशे का आदी है वो अपना इंतजाम कर लेता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा जरूर है और पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हमारा काम है, हम विभाग तरीके से आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जो आप पे जो भी आरोप लगे, इतना खतरनाक प्लान आपने कैसे बनाया, और बनाया भी या नहीं बनाया? किस बात का प्लान? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो आप 13 साल आपने ये जो पूरा का पूरा काटा, वो तो आरोप झूठा है। और आपको मैं बता दूं, जिन मैडम का मर्डर हुआ था जी, तो उनकी सगी बहन उसमें आई विटनेस थी जी, जो कोर्ट के सामने भी ये स्टेटमेंट देकर के गई थी कि ये लोग मारने वाले नहीं है। उन्होंने असलियत कोर्ट को बताई, लेकिन जी, जी। आपको पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इतनी लंबी चली और उसमें मीडिया के लोगों ने भी काफी हमारी बात को समझा और जाना कि ये सचमुच में निर्दोष लोग हैं, तो उसका उन्होंने एक मुहिम भी चलाई। और हमारे जितने भी आई विटनेसेस पुलिस ने झूठे बनाए हुए थे, मतलब आई विटनेसेस तो सच्चे बनाए थे, लेकिन उनको जो स्टेटमेंट उनकी बनाई कि भाई इस तरीके से इन लोगों ने मारा, तो वो चीज़ उन्होंने कोर्ट को सच बताई। और आज जो हम फाइनली अपने घर बैठे हैं, उसका एक मतलब बड़ा कारण ये है कि जज साहब ने भी हमारी बात सुनी और सही निर्णय दिया। अच्छा, हाल फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि देखिए, ये एक सोशल बैकग्राउंड था आपका या बनाया गया, फिलहाल आपका जो व्यवसाय है या फिर आप जो काम करते हैं और सोशल स्टेटस आपका फिलहाल इस टाइम में जानना चाहूँगा
यानी कि आप कहाँ किसी पार्टी में एक्टिव हो, किसी दल में एक्टिव हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का सोशल काम आप करते हो? देखिए सोशल तो, जहाँ तक सोशल का प्रश्न है तो सोशल तो हम काम करते हैं जी। और जहाँ तक व्यवसाय की बात है तो मेरी अपनी सोलर कंपनी है। जी जी। हम लोग सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं और आज की तारीख में अपने जितने भी युवा साथी हैं जी। उन लोगों को भी प्रेरित करते जी। हैं कि वो व्यवसाय की तरफ बढ़ें, अपनी पढ़ाई को। 13 साल जो आपका ये पूरा का पूरा काल रहा, इस समय चलिए आपका इस टाइम व्यवसाय है, उस समय पूरा आपने घर कैसे चलाया? क्योंकि आपकी भी अपनी ऑब्वियस बात है, कोई भी एक फैमिली होगी। देखिए वो बहुत मुश्किल समय था, उसको याद करते हैं तो अंदर से रोई कांप उठती हैं जी। उस समय भी देखिए कुछ लोग ऐसे ईश्वर ने हमारे पास भेजे जो कुछ सगे संबंधी थे तो कुछ सगे संबंधी भी नहीं थे। शेर सिंह राणा जी आपके साथी, आपके दोस्त पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां के अफगानिस्तान से लेकर आए थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, लेकिन हमने जो इतिहास पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है। तो आप इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या प्रोसेस रहा और ऐसा क्यों करा? देखिए जो ना बोलने वाले हैं या जो मतलब शक करने वाले लोग हैं उनका तो काम है वो करना जी। उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं है, वो घर बैठे एक रूम में अपना खाते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं, उनका यही काम है। तो उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक भाई शेर सिंह राणा की बात है, देखिए उन्होंने अपनी जान पर खेल करके जी तिहाड़ जेल से जो भागे जी, तो उसके पीछे मकसद क्या था वो आपको समझना जरूरी है। जी। हमारे लास्ट हिंदू एम्परर, लास्ट हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, जिनकी 1192 में जो लड़ाई में जो है जिनको अफगानिस्तान ले जाया गया था जी। और उनकी आपको याद होगा जब 1999 में इसका कंधार हाईजैक हुआ तो उस समय हमारे विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी ने जब अफगानिस्तान से वो वापस आए तो उन्होंने ही ये बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे हमारे जो लास्ट के हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान जी, वो अफगानिस्तान में उनकी बहुत बेइज्जती होती है, उनको मजार एक मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं इस चीज से रिलेटेड। तो देखिए एक ये तो भावना है। अगर भाई शेर सिंह जी ने दिल में ठाना है कि भाई मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने राजपूत सम्मान के लिए काम करना है, तो उन्होंने अपने जीवन को भी दांव पे लगाया। और आप अगर उनकी बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे किन किन मुश्किलों का सामना किया, कितनी बार जो है अपने जीवन को जोखिम में डाला और तब जाकर के वो उसमें सफलता हासिल की। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब पता चला, समाज के सामने आया कि आपके साथ इंटरव्यू होने वाला है जी, तो इसका बेहद विरोध करा गया। मेरे पे फ़ोन कॉल्स आई कि नहीं, लेकिन देखिए अपना काम है, हमने इंटरव्यू लिया। तो ऐसा धीरज सिंह राणा अगर एक शालीन व्यक्ति हैं तो समाज उसका विरोध क्यों कर रहा है? समाज क्यों नहीं चाह रहा कि आपका इंटरव्यू आए, या समाज का एक तबका इस चीज़ को मना कर रहा है? देखिए वो तो उसको ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको नहीं, ज़्यादा तवज्जो नहीं है तो हम इसलिए यहीं बैठे हैं। 100 लोगों में अगर 95 लोग ये बोलेंगे तो 5 लोग मिल ही जाते हैं जिनको बोलना होता है। तो उनका काम तो बोलना है। अगर उन पर ध्यान देंगे तो आगे जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने, जैसा कि आपके बारे में हमने स्टडी करा, एक संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा है और कोर्ट कचहरी के चक्कर आपने बहुत काटे भी हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तिहाड़ जेल ने क्यों बदले अपने कानून? आपने बताया था कि तिहाड़ जेल ने कानून बदल दिए, और वाकई में हमें भी नहीं पता क्यों बदले। एक धीरज सिंह राणा की वजह से तिहाड़ जेल अपने कानून क्यों बदलेगी? नहीं, देखिए मैं तो एक छोटा सा मतलब नाम उसमें है, लेकिन जो काम किया है वो भाई शेर सिंह राणा का काम था जी। और देखिए जो तिहाड़ से भागने का प्लान था वो जरूरी नहीं है कि एक बहुत बुद्धिमान इंसान के अंदर ये सारी बातें उसके दिमाग में रहे। ये एक्चुअली एक प्लान किसी दूसरे का था, हमने उसको एग्जीक्यूट किया, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया। लोगों में पता तो बहुत लोगों को था कि ऐसे ऐसे भागा जा सकता है तिहाड़ जेल से, लेकिन क्या है उनके अंदर बहुत लोगों को पता था तो कोई भागा क्यों नहीं आज तक? भागा इसलिए नहीं ना क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाए। हाँ, वो 5 मिनट का ही रिस्क था, जीवन का रिस्क था, वो उठाने की किसी ने हिम्मत नहीं दी। हमने उसको प्लानिंग को पूरा फिल्टर किया जी, और अच्छे से उसमें जो भी चीजें तो आपने भी साथ दिया था उसमें? देखिए ऑब्वियसली साथ तो देना पड़ता है, और किसी मतलब एक सामूहिक निर्णय ही लेकर के हम लोग। आप कितने लोग थे? देखिए केस में तो मैं आपको बता दूं 11 लोग थे, लेकिन अपन क्या 11-10 जेलें मैंने आपको बताया तिहाड़ जेल में, तो सबको अलग अलग जेलों में रखा हुआ था। एक प्रश्न है कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी का गठन भी भाई शेर सिंह जी ने किया है जी, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उन्होंने निर्णय लिया। और समाज में, अपने राजपूत समाज में कितनी जो युवा साथी हैं जो
आज की तारीख में बरगला करके दूसरी पार्टियों में या दूसरी जगह पर स्थित हैं, तो उन लोगों को संगठित तो करने का देश काम में करें समाज में। पार्टियां कम पड़ गई थी तो आपने एक ही फॉर्म कर ली। देखिए, सब पार्टियों की अपनी विचारधाराएं हैं, सबके आपकी अपने काम आपकी करने मूल के विचारधारा तरीके क्या है? हैं। देखिए, पार्टी का अपना एजेंडा है। पार्टी का अपना एजेंडा ये है कि सबसे पहले अपने जो राजपूत युवा हैं जी उनको रोजगार की तरफ लाना है, जी उनको जो है व्यवसाय की तरफ लाना है, उनको एक अच्छी राह दिखानी है। ये पार्टी का मुख्य एजेंडा है। जी और अगर सरकार, देखिए सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार कोई गलत काम कर रही है, सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर सरकार का एक मतलब घटक दल बन करके काम करेंगे तो उसमें बुराई क्या है? आज भी सरकार के साथ में 18-20 घटक दल हैं, जी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आप पे आरोप है कि आप खतरनाक लोग हैं। नहीं नहीं, ये आरोप तो गलत है। देखिए, इसमें तो गलत बात है। खतरनाक, आज तक देखिए हमारे ऊपर कोई एक ऐसा केस नहीं है कि किसी ने ये बोला हो कि भाई हमने किसी को धमकी दे दी या हमने किसी को गलत बात बोल दी, किसी से पैसा मांग लिया। ये तो सब फालतू की बेकार की बात है। जब आप अपने समाज में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक इतिहास रहा है, तो आपकी एक पकड़ और एक जान पहचान, या कह सकते हैं कि आपका एक महत्व है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका समाज है, अगर कल धीरज सिंह राणा कुछ करें तो आपके समाज के कितने लोग आपके साथ खड़े हैं? क्योंकि समाज में भी काट होती है और समाज ही साथ होता है। देखिए, कल की बात नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, 13 साल जो जेल में काटे और उसके बाद 6 साल हो गए बाहर। जी 19 साल में समाज ने हमें पलकों पे रखा है अपने। जी और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान के जितने भी, हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जितने भी देशों में हमारे राजपूत भाई रहते हैं, तो उनके मन में एक श्रद्धा है, हमारे प्रति उनके प्यार है, जी तो वो पलकों पे बैठा के रखते हैं। कोई इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है कि वो साथ नहीं देंगे। अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो सब लोग साथ देंगे। धीरज सिंह राणा मीडिया में इतना कम क्यों आते हैं? देखिए, मेरा नेचर है ज़्यादा एक्सपोज अपने आप को नहीं करना जी। और संगठन को चलाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और भाई शेर सिंह एक इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो है घूम घूम करके उन्होंने सब समाज को इकट्ठित किया जी। और आज राजपूत समाज के जितने भी संगठन हैं उन्होंने सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया। लेकिन देखिए, सबके अगर 5 आदमी हैं वो एक संगठन बना के बैठ गए, मेरा फलाना संगठन है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो वो तो फालतू बातें हैं। सबको एक साथ मिलकर के काम करें, देश के हित में काम करें, समाज के हित में काम करें जी, तो उससे बढ़िया क्या है? ये कहा जाता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है महाराणा का वंश, फेंक जहाँ तक भाला जाए। महाराणा प्रताप के बारे में तो आपने कभी भाला फेंका है? देखिए, भाला फेंका है नहीं फेंका है, मैं आपको बता दूं, आपने जिन महापुरुष का नाम लिया है वो उनका तो जीवन चरित्र जो है वो अपने आप में पूरी पुस्तक है जी। और जिसने उसको अपने जीवन में उतार लिया उसका जीवन सफल हो गया जी। वो किसी एक समाज के या राजपूत समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे। और जिन्होंने अपने मतलब जो कारनामे उन्होंने किए हैं, जो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनका चरित्र को पढ़ेंगे तो उनके चरित्र को पढ़ने से आपको पता लगेगा कि कैसे उन्होंने दूसरे समाज को साथ लेकर के दूसरे समाज को अपने साथ मिलाया और एक ऐसा युद्ध लड़ा जो शायद संभव नहीं था, और कम लोगों को साथ में लेकर के जो है ज़्यादा लोगों को उन्होंने पराजित किया। और आज जो राजपूत समाज ही नहीं, जो दूसरे समाज के लोग भी आज उनके जीवन को अपने जीवन में ढालते हैं, तो वो अपने आप में एक मिसाल है। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेल है जी, तो एक खुद ही एक पूरा चैप्टर है जी। तो हमें आप बताइए कि क्या है तिहाड़, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा था, लेकिन मैं समझता हूँ वो पर्याप्त नहीं। देखिए सूर्य जी, मैं आपको बताऊँ, तिहाड़ अपने आप में बहुत मतलब भयानक नाम है। और जहाँ तक हाई सिक्योरिटी वार्ड का प्रश्न है, जहाँ पर हम लोगों को रखा गया 13 साल तक, जिन आतंकवादियों के साथ में रखा गया, उनमें पार्लियामेंट अटैक के अफजल गुरु भी थे। उनमें आपको मैं बता दूं कि कोबाड़ गांधी जो आपके नक्सली लीडर जिनके ऊपर चक्रव्यूह एक मूवी है, उसमें प्रोफेसर का जो रोल है वो कोबाड़ गांधी भी थे, उनमें पंजाब के कुछ थे। तो ऐसा मिला करके देखिए उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा, उन लोगों को ठीक से समझा, ठीक से पढ़ा, तो फाइनली ये निष्कर्ष निकाला कि भाई उन्होंने जो काम करना है वो देश के खिलाफ ही काम करना है, उन्होंने देश का नुकसान करना है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे उन्होंने जो रोटी ली है उसको डस्टबिन में फेंकना हो या छोटा मोटा कुछ भी नुकसान हुआ हो, तो उनको जीवन को तसल्ली मिलती थी।
ये उनका हिंदुस्तान के प्रति था। और देखिए तिहाड़ जेल, मैं आपको बता दूं, हमने तो अपना पूरा जीवन, मतलब जो 13 साल का जीवन उसमें निकाला, वो ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमने अपने जीवन में जो है दुख और सुख दोनों को उपहार के रूप में लिया है। जो भी मिलता है, दुख मिले चाहे सुख मिले, वो तो ईश्वर का प्रसाद लेकर के ग्रहण करते हैं। और आपको बताऊं कि तिहाड़ का जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है, उसमें सब चीज़ों की पाबंदी होती थी, हर चीज़ पर पाबंदी होती थी। तो हमने एक लड़ाई लड़ी, मैंने एक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट तक एक लड़ाई लड़ी, जिसमें मैंने एक इग्नू वार्ड है, इग्नू की पढ़ाई के लिए वहाँ पर उनको मतलब अलाउ नहीं किया जाता था। तो हाई कोर्ट से मैं उसको करा करके लाया कि भाई आप जब पूरी जेल के प्रिजनर्स के लिए एक ऐसा नियम है कि सब लोग पढ़ाई कर सकते हैं, तो हाई सिक्योरिटी वार्ड्स के लिए क्यों नहीं? जो नियम बदले थे, नहीं देखिए, जेल के नियम तो आप शायद मुझे लगता है कि भागने के उससे पूछ रहे हैं कि कैसे उन्होंने बदला, लेकिन जेल ने भी देखिए नियम तो बदलने पड़े। नियम क्यों बदलने पड़े? अब जैसे पढ़ाई वाला चैप्टर ही मैं आपको बता दूं, तो पढ़ाई क्या है, जेल मैनुअल के हिसाब से हाई सिक्योरिटी वार्ड में पढ़ाई नहीं हो सकती। अब क्या, जब हम हाई कोर्ट तक गए, भाई हम पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अपना जो जीवन हमने जो है नशा करके नहीं काटा, हमने जो नींद लेते थे उसके लिए हम 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन करते थे। और आपको बताऊं, किताबें पढ़ करके हमने समय निकाला, हमने गलत एक्टिविटीज़ में अपने आप को नहीं रखा। ईश्वर का आशीर्वाद था कि हमें उन चीज़ों से बचा करके रखा। नशे से कैसे बचे? देखिए नशे से तो इसलिए बचे कि नशा कौन करता है? नशा वो आदमी करता है जो अपने आप को सोचता रहता है, जिसको नींद नहीं आती है, वो नींद के लिए नशा करता है। हमने अपनी नींद के लिए क्या है, एक्सरसाइज को चुना, योगा को चुना, मेडिटेशन को चुना। आपको मैं बताऊं, 2003 में एक शिविर आया था जनरल वार्ड्स में, जो अहमदाबाद की आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर था। तो उनमें अहमदाबाद के प्रयाग जी और 2-3 लोग आए थे। तो वो शिविर हमने हाई सिक्योरिटी वार्ड में भी लगवाया, और उस शिविर का इतना फ़ायदा हुआ, आपको मैं बताऊं, अगले 13 साल इतने मतलब आराम से कटे कि नशे की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, और किसी गलत एक्टिविटीज़ में भी घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अपने आप को बचा करके रखा। और सब लोगों को भी हमने यही रास्ता दिखाया कि वो लोग भी मेडिटेशन योगा करके अपना समय व्यतीत करें। देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण, जी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए आरक्षण का जहाँ तक प्रश्न है, तो आपको मैं बता दूं कि आरक्षण पता नहीं ख़त्म होगा नहीं, लेकिन मेरा अपना निजी मानना ये है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं हो सकता। जब आप देखिए, एक दलित आईएएस है, अगर दलित आईएएस के बेटे को आरक्षण मिल रहा है, क्या वो उचित है? मुझे तो नहीं लगता कि वो उचित है। मैं आपसे बात सुन रहा हूँ। नहीं सूर्य जी, मैं आपको बताऊं, देखिए दलित आईएएस अगर कोई है और उसके बेटे को भी अगर आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, तो फिर ये तो दुर्भाग्य की बात है। क्या राजपूत समाज का, क्या ब्राह्मण समाज का, क्या जनरल कास्ट के किसी भी समाज का कोई व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता क्या? ये मुद्दा बहुत वास्ट है और इस पे बहुत डिबेट छिड़ सकती है। हम इस वीडियो को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप बताइएगा कि गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कि भाई शौचालय गांव में घर घर मिलेंगे, आपने एक आधार कार्ड पे एक शौचालय दिया, तो गवर्नमेंट उसको रिपीट नहीं करती। अगर किसी ने सरकारी एक सरकारी योजना का लाभ उठा लिया तो उसको दोबारा नहीं मिलती। लेकिन आरक्षण में ऐसा क्यों है? आरक्षण को आप बार बार उसी घर में क्यों देते हैं? मेरा मानना यह है कि जिस घर में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, उस घर में दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और चाहे वो किसी भी तबके का, किसी भी समाज का आदमी क्यों ना हो, गरीब तो कोई भी हो सकता है, उस गरीब को, उस जिसको जरूरत है, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आपने कभी कोई आवाज़ उठाई? देखिए पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडों में से एक यही है, जो हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, शेर सिंह राणा भाई जिनको चला रहे हैं, और आज मैं बता दूं वो बिहार में है, बिहार में चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं अपनी पार्टी की। और मेरी उनको शुभकामनाएं भी हैं कि वो बिहार में 5-10 सीटें लेकर के आएंगे और गवर्नमेंट में जो है शामिल होंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठा पाएंगे। आज देखिए ऐसे आवाज़ उठा करके बहुत सारे लोग उठाते हैं। देखिए जब तक आप, अगर एक नॉर्मल इंसान है और आप आवाज़ उठा रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक आप पावर में नहीं होंगे, जब तक आप असेंबली में बोलने वाले नहीं होंगे, जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे, तब तक आपकी आवाज़ को कौन सुनेगा? अभी हमने सर से चर्चा करी और आप लोग, हमारे व्यूअर जानना चाहते थे कि भाई ऐसा कौन है धीरज सिंह राणा। जब टीजर देखा तो एक हम कंक्लूजन लेंगे। देखिए बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और बहुत ज्ञान आपको मिला होगा, और इनकी लाइफ खुद ही एक एडवेंचर भरी रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हिंदुस्तान के युवा को खुद को किस तरीके से देखना चाहिए?
देखिए, मेरा मानना है, अपने जो युवा साथी हैं उनको मैं एक मतलब मैसेज भी देना चाहूँगा कि अपने जीवन में वो जो भी काम करें वो ये ध्यान में रखकर करें कि वो देश हित में होना चाहिए, वो समाज के हित में होना चाहिए। चाहे आप अपना निजी जीवन में आप नौकरी कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उससे हमारे देश पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब तक देखिए राष्ट्रभक्ति अपने अंदर नहीं होगी ना, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। और मैं अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक मतलब चित्र देख रहा था, पता नहीं किसी ने मजाक में ही था या वैसे था, कि 10-12 छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल के, उनको पुलिस वालों ने पकड़ा। वो लोग चाइना पे लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। अभी जो एपिसोड चल रहा है ना पूरे देश में कि चाइना जो है वो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें वो बच्चों की देखिए मतलब मनोदशा, उनका अपना अंदर की भावना कि वो भी देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, हमने आज जाना और देखा और बात करी और आपने सुनी कि आखिर धीरज सिंह राणा कौन है। आपके सामने हैं, आपने इनको सुना और मेरे से ज़्यादा आपने ऑब्जर्व करा होगा, आप इनके चरित्र को समझे होंगे और मिस्टर धीरज सिंह राणा को समझे होंगे। दोस्तों, एक एडवेंचर भरी इनकी ज़िंदगी जरूर रही है, लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा और सर के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।